कर्म करे किस्मत बने, जीवन का यह मर्म, प्राणी तेरे हाथ में, तेरा अपना कर्म, तेरा अपना। Dear students, today's very important and very interesting lesson, बहुत ही महत्वपूर्ण लेसन है। और बच्चों, इस लेसन में आपको खूब अच्छे से टॉपिक समझ में आएंगे। डेरिवेशन बहुत मस्त है, ठीक है। और ये हमारे मैग्नेटिज्म का सबसे बेहतरीन लेसन है। जैसे आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सबसे अच्छा लेसन लास्ट वाला डीसी करंट पढ़ा था, जिसमें तमाम इंस्ट्रूमेंट्स थे और इनका डिस्क्रिप्शन था, वैसे ये लेसन मैग्नेटिज्म का सबसे बेहतरीन लेसन है। इसमें भी तमाम इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ने को मिलेंगे, ट्रांसफार्मर वगैरह और डीसी जनरेटर वगैरह पढ़ने को मिलेंगे। बहुत ही अच्छा लेसन है। तो पहले थोड़ा सा इस पर डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, इस चीज़ को समझाने से पहले और समझने से पहले थोड़ा सा दो छोटे छोटे टॉपिक पढ़ाएंगे बेटा। मैग्नेटिक फ्लक्स सबसे पहले, और मैग्नेटिक फ्लक्स MAGNETIC, मैग्नेटिक फ्लक्स। डियर स्टूडेंट्स, फ्लक्स वर्ड हम लोगों को सुना हुआ है। हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक टॉपिक पढ़ा हुआ था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की दो डेफिनेशन पढ़े थे वहाँ पर। सेम कॉपी है यहाँ पर भी, उसी तरह से दो डेफिनेशन सेम है। और दोनों टॉपिक दोनों तरह से जो डिफाइन किया गया वहाँ पर, वैसे यहाँ भी डेफिनेशंस हैं और उसी टर्म में यहाँ पर भी डिस्क्रिप्शन है। तो देखो बच्चों, अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स से याद हो तो आप याद करिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय लेटर फाई। फाई से लिखते थे और समझाते कैसे थे, प्रज्ञान सिंह। इफ हियर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड, याद आया? कोई यहाँ पर क्या हो बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड इफ देयर इज एन इमेजिनरी सरफेस सिचुएटेड इन दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई एक इमेजिनरी सरफेस है जो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में सरफेस में सिचुएटेड हो। अब बहुत सारे इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन परपेंडिकुलरली या नॉर्मली पासेस होंगी इस सरफेस से, उन्हें काउंट कर लीजिए, ठीक है। तो अब अगर सिद्धांत बेटा इसे अंग्रेजी में बोलेंगे क्या बोलेंगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन पासेस थ्रू एनी इमेजिनरी सरफेस situated in any electric field is called electric flux। याद है बेटा? क्या था कि कहीं कोई क्या था पहले, इलेक्ट्रिक फील्ड, और उस फील्ड में हमने जो है इमेजिन किया था कोई एक सरफेस, इतनी दूर का इलाका अपना समझ लिया था, और उस सरफेस से क्या पास आउट हो रही थी, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन। उन्हें क्या कर लिए, काउंट कर लिए। वही क्या हो गया था, ध्यान से रखिएगा बात को दिमाग में भी, अभी हम पूछेंगे आपको। फिर उसके बाद एक और चीज बताए थे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर एनी स्मॉल सरफेस, इफ देयर इज एनी स्मॉल सरफेस सिचुएटेड इन एनी इलेक्ट्रिक फील्ड, देन टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दैट सरफेस इज इक्वल टू वेक्टर E डॉट वेक्टर dA। ऐसे वेक्टर E डॉट वेक्टर dA याद करो कि अगर कोई एक स्मॉल इमेजिनरी सरफेस हो हैविंग एरिया dA एंड इज सिचुएटेड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी वेक्टर E, तो वहां पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिफाइन इज डिनोटेड या रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर E डॉट वेक्टर dA। डेफिनेशन बनती है यहां पर क्या बेटा, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद एरिया वेक्टर
situated in that field is called electric flux passing through that surface. समझ में आ गया? तो यहां इलेक्ट्रिक फ्लक्स की कितनी डेफिनेशन हुई? तो एक बार फिर से, number of total electric force line passes normally through any imaginary surface situated in any electric field is called electric flux. Yeah, electric flux is the scalar product of intensity of electric field with area vector of that surface, imaginary surface. समझ गया बेटा? सेम प्रोसेस, एकदम सेम प्रोसेस में यहां इलेक्ट्रिक शब्द हटा दें तो मैग्नेटिक शब्द आ जाएगा और मैग्नेटिक फ्लक्स की डेफिनेशन बन जाएगी। सेम प्रोसेस में इफ हियर इज एनी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी वेक्टर बी, ले जाओ, इफ हियर इज एनी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी वेक्टर बी एंड इफ it is any imaginary surface situated in this magnetic field and these are magnetic force line passes normally through this surface of area A, area vector A, then total number of magnetic force line is called magnetic flux. तो कैसे डिफाइन किया जाएगा बेटा? टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फोर्स लाइन passes normally through any imaginary surface situated in any magnetic field is called magnetic flux. समझ में आ गया? फिर से समझ लो कि अगर कहीं कोई मैग्नेटिक फील्ड हो, if there is any magnetic field and in this magnetic field if any imaginary surface is situated, then total number of magnetic force line which are passes normally through this surface are known as magnetic flux denoted by phi. समझ आया बेटा? नहीं समझ में? तो टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फोर्स लाइन passes normally through any imaginary surface situated in any magnetic field is called magnetic flux. ठीक बेटा? और दूसरी तरह से डिफाइन किया जाता है फाई इक्वल वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। कैसे डिफाइन करोगे बेटा? मैग्नेटिक फ्लक्स इज द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विद एरिया वेक्टर ऑफ दैट सरफेस, इमेजिनरी सरफेस सिचुएटेड इन दैट फील्ड। इज दैट क्लियर बेटा? तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स फाई इक्वल बी ए कॉस थीटा भी राइट हो जाता है और मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट होती है वीवर। वीवर इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। वीवर इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इन सीजीएस सिस्टम। इट्स यूनिट इज कॉल्ड मैक्सवेल। In CGS system, its unit is called Maxwell. अब बेटा total magnetic flux passing through any surface of unit area is called flux density. क्या बोले हम बेटा? यहां A को 1 कर दो या फाई अपान A कर दो तो इसे क्या कहते हैं बेटा? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। डिफाइन कैसे करोगे बेटा? टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी इमेजिनरी सरफेस ऑफ यूनिट एरिया इज कॉल्ड फ्लक्स डेंसिटी एंड इट्स यूनिट इज वेबर पर मीटर स्क्वायर। वेबर, ठीक है? इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, वेबर पर मीटर स्क्वायर। ओके। और बच्चों ऐसे ही सीजीएस सिस्टम में ये यूनिट क्या हो जाएगी? मैक्सवेल पर सेंटीमीटर स्क्वायर, जिसे हम सीमेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? सीमेन। सीमेन इज द यूनिट ऑफ फ्लक्स डेंसिटी इन सीजीएस सिस्टम। इट इज ऑल्सो नोन एज मैक्सवेल पर सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया बेटा?
तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स हुआ और फ्लक्स इंटेंसिटी हुई। कोई डाउट किसी बच्चे को? अब बच्चों हम लोग जो है बहुत ही बढ़िया टॉपिक पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और ये लेसन पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, उसके लॉज क्या है, और फिर उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के यूजेस लाइफ में क्या है, लॉरेंज फोर्स के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो है डेरिवेशन क्या है। तो यहाँ पर एक थोड़ा सा जो है हम आपको कहानी बताना चाहते हैं छोटी सी। देखो, एक साइंटिस्ट हुए हैं अरस्टेड। अरस्टेड ये बताए हैं कि अगर आप कोई एक कॉइल ले लो और कॉइल में एक जो है सेल अटैच कर दो और स्विच अटैच कर दो, स्विच ऑन करो तो करंट स्टार्ट फ्लोइंग थ्रू दैट कॉइल, करंट फ्लो होने लगती है। अब अरस्टेड ने बताया क्या था कि ये करंट कैरिंग कॉइल हो गई इफ वी पुट एनी कंपास निडल नियर इट। अगर हम इसके नजदीक कोई कंपास निडल लाए देन इट शोज डिफ्लेक्शन, इसमें डिफ्लेक्शन दिखने लगता है ना। इससे क्या बताया था अरस्टेड कि इसका मतलब करंट कैरिंग कॉइल के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो गया है। बकायदा उन्होंने प्रूव किया था कि अगर करंट ज़्यादा करो तो डिफ्लेक्शन ज़्यादा होता है, करंट कम करो डिफ्लेक्शन कम होता है, करंट की डायरेक्शन चेंज कर दो तो डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन आल्सो चेंज। मिस्टर हैंस क्रिश्चियन अरस्टेड proved that if there is any current carrying coil then it shows intensity of magnetic field, which is the reason compass needle shows deflection when it put near the current carrying coil, and the deflection depend on the amount of current and the direction of deflection depend on the direction of flowing current. When the direction of flowing current change, deflection direction also change. When deflection increases, it means there will be high current, and deflection decreases, there will be low current. And if this coil is hanging suspended freely in the contact of earth, then it always stayed north-south direction. And when you put some iron, nickel, cobalt material near it, then it start attracting them. Means magnetism creates, or all the property of magnetism shows that current carrying coil दिखाती है ना। कौन? करंट कैरिंग कॉइल के चारों तरफ मैग्नेट बन गया, मैग्नेटिक फील्ड आ गया और वो मैग्नेटिज्म की हर प्रॉपर्टी दिखाती है। तो ये जो अरस्टेड साहब का प्रयोग था, हैंस क्रिश्चियन अरस्टेड का, प्रूव्ड था। ये सभी लोगों ने माना था, सभी लोग ने इसको दिखाया था कि जो है सत्यापित है, सत्य है, प्रूव्ड है। तो एक साइंटिस्ट है माइकल फैराडे, उन्होंने जब हैंस क्रिश्चियन अरस्टेड के एक्सपेरिमेंट को सुना कि अगर कोई कॉइल है, कॉइल में सेल अटैच करके करंट फ्लो कराते हैं तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है, मैग्नेटिक बन जाता है। तो इसका उल्टा फैराडे दिमाग लगाने लगे कि का हो, अगर हियर इज एनी मैग्नेटिक कॉइल, इलेक्ट्रिकल कॉइल, एंड व्हेन करंट फ्लोज देन इट शोज मैग्नेटिज्म। तो अगर हम कहीं कोई एक कॉइल ले लें और कॉइल के बगल कोई मैग्नेट रख दें, माने कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखें, तो इस कॉइल में करंट फ्लो होनी चाहिए। किसने सोचा ऐसा? फैराडे ने। अरस्टेड की ये थॉट थी, ये थियरी थी कि व्हेन करंट स्टार्ट फ्लोइंग इन एनी इलेक्ट्रिकल कॉइल देन सम मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड अराउंड इट। तो अरस्टेड ने जो बताया था उसका उल्टा फैराडे ने सोचा कि अगर हम कॉइल के इर्द गिर्द मैग्नेटिज्म क्रिएट कर दें पहले से, तो इसका मतलब इसमें जो है करंट फ्लो होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये मैग्नेटिज्म तभी बनता है जबकि इसमें करंट बहती है। तो ऐसा किसने सोचा? फैराडे ने। और इस बात को वो समझ गए कि इस तरह से तो बिजली बनाई जा सकती है, इलेक्ट्रिक कैन बी प्रोड्यूस लाइक दिस। तो अपने इस लॉजिक को सही साबित करने के लिए और लॉजिक से एक्सपेरिमेंट पाने के लिए उन्होंने जो है जुट गए कई सारे एक्सपेरिमेंट करने के लिए। एक टेबल लिए, टेबल के सामने अपना बैठ गए और टेबल पर जो है एक इलेक्ट्रिकल कॉइल रखे। कॉइल से उन्होंने, जानते हो क्या कनेक्ट किया? कॉइल से उन्होंने गैल्वेनोमीटर या अमीटर, मिली एम्पियर मीटर अटैच किया कि थोड़ी भी करंट रहेगी तो ये मीजर करके बता देगा कि हाँ करंट आ रही है। एक कॉइल लिया, कॉइल से क्या अटैच किया? मिली एम्पियर मीटर, कॉइल बंद कर दिया। अब कॉइल के बगल में एक मैग्नेट रखे, मींस कॉइल के अराउंड क्या क्रिएट किए? मैग्नेटिक फील्ड।
और देखना शुरू किए कि देखते हैं इस कॉइल में जो इंडिकेटर लगा हुआ है मिली एम्पियर मीटर का, डिफ्लेक्ट हो रहा है कि नहीं, करंट फ्लो हो रही कि नहीं। फिर से समझो क्या किए हैं वो मीटर, एक कॉइल लिए, कॉइल से एक जो है मिली एम्पियर मीटर कनेक्ट कर दिए और एक मैग्नेट ऐसे इसके बगल रखे। तो अब ये कॉइल के आसपास मैग्नेटिक फील्ड है और बैठकर देखने लगे कि देखें इसमें करंट बहती है कि नहीं, बनती है कि नहीं। और बच्चों करंट इसमें प्रोड्यूस नहीं हुई, फ्लो नहीं हुई, तो वो हिम्मत नहीं हारी। अब मैग्नेट उठाकर यहाँ रखे, यहाँ रखे, यहाँ रखे, अंदर रखे, इधर उधर। व्हेन मिस्टर माइकल फैराडे टेक अ इलेक्ट्रिकल कॉइल connected with a milliampere meter and he placed, he put a magnet near the coil, no current flows through the coil, कोई करंट जो है कॉइल में नहीं बही। he changed the position of magnet, मैग्नेट की पोजीशन चेंज करते गए, कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर, कई कंडीशंस में मैग्नेट को रखे लेकिन कॉइल में करंट फ्लो अप नहीं हुई। फिर उन्होंने मैग्नेट की साइज चेंज करना स्टार्ट किया, मतलब हायर मैग्नेटिज्म बनाना शुरू कर दिया कि शायद हाई मैग्नेटिक फील्ड के कारण करंट फ्लो हो। तो व्हेन ही पुट हाई मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट, माने ऐसे मैग्नेट रखने लगे जिनका मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होता था, उसकी जगह भी बदलने लगे, करंट इसमें फ्लो नहीं हुई। अभी भी वो हिम्मत नहीं हारे। ही चेंज द मटेरियल ऑफ कॉइल, अब की बार क्या किए, कॉइल को आप मटेरियल चेंज करने लगे। पहले आयरन कॉइल थी, फिर कॉपर कॉइल, फिर ब्रास कॉइल, सिल्वर कॉइल, गोल्डन कॉइल, ऐसे रखते गए। मैग्नेट भी छोटा बड़ा करते गए, मैग्नेट की पोजीशन भी चेंज करते गए। आपको सोचकर आश्चर्य होगा कि ये दिमाग में इनके फितूर था कि नहीं, जब करंट से, व्हेन करंट क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड देन इट इज श्योर एंड सर्टेन मैग्नेटिक क्रिएट करंट, ठीक है ना। जब करंट से मैग्नेटिक बनता है तो मैग्नेटिक से करंट बनना चाहिए, इसीलिए वो तरह तरह के डिफरेंट, ही यूज डिफरेंट मटेरियल्स कॉइल, ही यूज डिफरेंट साइज मैग्नेट, ही पुट द मैग्नेट्स इन डिफरेंट कंडीशंस। लेकिन बच्चों सभी साइंटिस्ट उनको बताते थे कि आप भैया फालतू चक्कर पड़े हो, ऐसा होगा नहीं। वो हिम्मत नहीं हारे। आप सोचो 7 वर्षों तक वो इस जो है जद्दोजहद में लगे रहे कि ऐसा होना चाहिए। 7 years he spent his 7 years for this logical experiment, अपने इस प्रयोग को डिफाइन करने के लिए, प्रूव करने के लिए 7 वर्षों तक फैराडे चाचा लगे रहे, बट ही डिड नॉट सक्सीड, वो सक्सेस नहीं हुए। और जब सक्सेस नहीं हुए तो फिर जल्लान आदि है, आदमी को गुस्साएगा। तो ऐसे रखे थे कॉयल और मैग्नेट रखे थे, सर गए जाए बे, मतलब हम इतने दिन के चक्कर परेशान रहे, मार समय बर्बाद भर फालतू है नौटंकी। तो जो मैग्नेट रखा था उठा कर भावे कर, तो व्हेन ही थ्रो द मैग्नेट, गुस्से में मैग्नेट को उठाए और जल्दी से फेंक दिए, तो जैसे मतलब उब गए, एकदम हार गए। तो मैग्नेट को जैसे ही फेंके वैसे ही को जो है मिली एम्पियर मीटर सोर्स डिफ्लेक्शन, ये तुरंत हिल गया, फिर चौंक गए, फिर दिमाग में आ गया। तो सोचे कहीं ऐसा ना हो कि मैग्नेट जा रहा था, लड़ गया हो कॉइल से और हिल गया हो, इसलिए डिफ्लेक्शन दिखा रहा हो। नहीं, एकदम फिर मन रहा है मैग्नेट उठाएं और एकदम वही स्टाइल में सोचें, वही तरह साधे मैग्नेट जैसे पहले गुस्सम बाहर है कि जैसे गुस्सम फेंके थे उसी तरह साधे, उतना स्पीड दिए मैग्नेट के। तो व्हेन ही थ्रो द मैग्नेट then he again saw there will be deflection in milliampere meter, उसमें फिर डिफ्लेक्शन दिखा। 2-3-4 बार करके आश्वस्त हो गए, थोड़ा सा दिल को सुकून हुआ कि नहीं, इसका मतलब ये समझ में आया उनको, when magnet is in moving condition then here current start flowing, ठीक है। तब इस कंडीशन में उन्होंने सोचा और तब उन्होंने जो है 6 एक्सपेरिमेंट किए। he create क्या क्या, ध्यान सुनो। पहले कॉइल इज इन स्टेशनरी स्टेट, कॉइल किसमें है, मतलब स्थिर है, और वो जो है तेजी से एक मैग्नेट को इसकी ओर लाए। मीन्स इन फर्स्ट केस कॉइल इज इन स्टेशनरी स्टेट, वन मैग्नेट इज कमिंग टुवर्ड्स इट
इन विद हाई वेलोसिटी, पहली चीज। फिर उसके बाद दूसरा केस है कि मैग्नेट को कॉइल से दूर ले गए तेजी से, क्या कंडीशन है? इन फर्स्ट केस कॉइल रिमेन इन स्टेशनरी स्टेट एंड अ मैग्नेट इज कमिंग टुवर्ड्स इट विद स्पीड, एंड इन सेकंड केस मैग्नेट इज गोइंग फ्रॉम अपार्ट फ्रॉम द कॉइल। दो केस हुआ। तीसरे स्टेट में मैग्नेट इज इन स्टेशनरी स्टेट, मैग्नेट को अब उन्होंने फिक्स कर दिया और कॉइल को तेजी से इसकी ओर लाए। कॉइल इज इन रनिंग स्टेट टुवर्ड्स द मैग्नेट। चौथी स्टेट, मैग्नेट के बगल कॉइल को रखकर तेजी से कॉइल को दूर ले गए। कितने कंडीशन हुए? 4 एक्सपेरिमेंट हुआ। पांचवा, कॉइल और मैग्नेट दोनों को तेजी से एक दूसरे को लाए। कॉइल्स एंड मैग्नेट बोथ आर कमिंग टुवर्ड्स इटसेल्फ, दोनों एक दूसरे की ओर। और छठवीं स्टेट में कॉइल और मैग्नेट दोनों को एक दूसरे से, इन ईच केसेस मिस्टर फैराडे फाउंड a current start flowing in that circuit which is increases highly and reaching its highest point start decreasing and comes to zero। नहीं समझे? ये सभी केसों में चाहे जो केस हो, फैराडे ने ये पाया कि एक करंट स्टार्ट फ्लोइंग इन दैट सर्किट, उस सर्किट पे उस कॉइल में करंट बहने लगती है, which increases and comes to its highest point। वो करंट बढ़ते अधिकतम होती है and then decreases and comes to zero। माने एक करंट फ्लो होती है जो बढ़ते मैक्सिमम पॉइंट तक पहुंचती है और फिर उसके बाद डिक्रीज होते जीरो हो जाती है। ठीक है, समझ में आया? तो इस बात को हम फिर से बोले बेटा। when Mr. Faraday's experiment, when coil is in stationary state, magnet is coming towards the coil or magnet is going from the coil, or magnet is in stationary state, coil is coming towards the magnet or coil is going from the magnet, or magnets and coil both are coming towards them and both are going from them। In each 6 cases, Mr. Faraday found a current start flowing in that circuit, which increases and found highest point and then decreases, become zero। ठीक है, तो जब जो है ये इतनी 6 बात में आप देख रहे हो कि इतना चीजें होती है कि करंट बढ़ती है बढ़कर जीरो हो जाती है, तो क्या इतना लंबा बोला जाएगा? फैराडे ने इसको और शार्ट किया, 6 को और शार्ट किया, छोटा कर दिया। छोटा कैसे किया? कि कहा दोनों के बीच में रिलेक्टिव मोशन होता हो। रिलेक्टिव मोशन मतलब एक दूसरे में कोई एक मोशन करता हो, ठीक है, एक दूसरे के रिलेटिव मोशन होते हो। तो शार्ट में कैसा बोला कि when there is a relative motion in between any coil and any magnet, then a current start flowing which become highest and then comes to zero। ठीक है, समझ में आया? तो 6 बातों को एक बात बोल दिया कि जब कॉइल और मैग्नेट दोनों में एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मोशन होता हो, चाहे जो करता हो, कोई एक मोशन होता, दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मोशन करते हो, उसी को रिलेटिव मोशन या रिएक्टिव मोशन कहते हैं। ठीक है, तो when there is a reactive motion in between any coil and any magnet, then a current starts flowing through the coil which increases to high much and become zero, again become zero। ठीक है बेटा, और इस घटना को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहा गया, और ये जो करंट बनी इसको इंडक्टिव करंट कहा गया। और इस जो है करंट का निर्माण जिस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या जिस वोल्टेज के कारण हुआ उसे इंडक्टिव वोल्टेज या इंडक्टिव फोर्स कहा गया। ठीक है, तो अब हम लोग कैसे शार्ट करने बोलेंगे बेटा? when there is a reactive motion in between any
coil and contacted magnet या respected magnet, then a current start flowing in that circuit. This current is called inductive current, and the voltage required for it is called inductive voltage, and this phenomenon is called electromagnetic induction. समझ में आ रहा है? फिर उसके बाद 2-4-10 सालों बाद इस डेफिनेशन में और चेंजिंग हुई। ये जो रिलेक्टिव मोशन बोला जा रहा है, इसको भी जो है सिलेक्ट करके डिलीट कर दिया गया। रिलेक्टिव मोशन वाले वर्ड को भी सिलेक्ट करके डिलीट कर दिया गया। अब वहां पर रखा क्या गया, समझो कि चाहे कॉइल पास आए, चाहे मैग्नेट दूर जाए या मैग्नेट पास आए, सभी केसेस में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है। जैसे ये कॉइल यहाँ है और मैग्नेट यहाँ है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स कम है, नजदीक आएगा तो बढ़ेगा, दूर जाएगा तो यही होता है ना। तो रिलेक्टिव मोशन वाले वर्ड को डिलीट कर दिया गया, वहां चेंजिंग फ्लक्स कह दिया गया। ठीक है, when there is a change in flux in between coil and magnet, then a current start flowing in the circuit which is called inductive current, and the voltage required for it is called inductive voltage, and whole phenomenon is called electromagnetic induction। समझ में बेटा? तो अब हम लोग ये नई वाली डेफिनेशन लिखते हैं, चेंज ऑफ फ्लक्स, फ्लक्स की चेंजिंग। और अब आप दिमाग में हमेशा के लिए बैठा भी लीजिए कि कहीं कहीं आपको फ्लक्स चेंजिंग दिखती रहे तो तुरंत अपना दिमाग भिड़ाइएगा, जान जाइएगा कि वहां कोई इंडक्टिव करंट प्रोड्यूस होगी। क्यों? क्योंकि बेटा इस लेसन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बाद हम आपको पढ़ाएंगे सेल्फ इंडक्शन और फिर पढ़ाएंगे म्यूचुअल इंडक्शन। दोनों ही केसों में आप देखोगे कि जैसे फ्लक्स चेंज होगा तुरंत जान जाओगे वहां क्या बनेगी, इंडक्टिव करंट। कौन सी घटना होगी? इंडक्शन की। समझ में आ बेटा? तो व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? सिद्धांत बेटा कैसे समझाओगे? व्हेन देयर विल बी चेंज इन फ्लक्स ऑफ एनी मैग्नेट रिलेटेड टू एनी कॉइल, then a current start flowing in that coil which is called inductive current, and required electromotive force is called inductive electromotive force, and whole phenomenon is called electromagnetic induction। मतलब जब किसी कुंडली और उससे संबद्ध चुंबक में चुंबकीय फ्लक्स में बदलाव होता है तो कुंडली में एक धारा बन जाती है जिसे इंडक्टिव करंट कहते हैं, और जिस बल के कारण बनती है उसे इंडक्टिव बल कहते हैं, और ये पूरी घटना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहलाती है। ठीक है बेटा? और फैराडे ने अपने सभी एक्सपेरिमेंट जो भी बताए हम आपको, सभी एक्सपेरिमेंट के आधार पे कंक्लूजन के रूप में 2 लॉज पाए, जिसे जो है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहा जाता है। यह लेसन 3 पार्ट में है। पहला पार्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, दूसरा पार्ट पूछो सेल्फ इंडक्शन, तीसरा पार्ट क्या है? म्यूचुअल इंडक्शन। तो पहला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले पार्ट में 4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कौन कौन? पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये है बेटा, व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है क्या? दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रज्ञान बेटा है, गिव द फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, माने फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लॉ क्या है उसको बताओ। और तीसरा है डिफाइन लेंस लॉ, या व्हाट इज द रूल ऑफ इंडक्टिव डायरेक्शन ऑफ इंडक्टिव करंट, इंडक्टिव करंट की डायरेक्शन बताने का नियम क्या है। और चौथा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रूव्ड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन विद द हेल्प ऑफ लॉरेंट फोर्स। चारों भी खड़ा करा पूछेंगे, एक भी नहीं बता पाओगे। क्या क्या पूछे, क्या क्या बताए, ध्यान तुम्हारा बुक में है मुर्दा कहीं का। तो यहाँ पर हम बता रहे थे आपको, मेरी बात को सुनो, उस पर ध्यान दो, बंद करो उसको, बदतमीज बार बार ध्यान जाता है। जैसा कि बताए कि बेटा इस लेसन में हाउ मेनी पार्ट्स? 3। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी जानते रहो। पहले पार्ट में बहुत सारी चीजें पढ़नी है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। दूसरा फैराडे के लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडे ने 2 नियम दिए, वो इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है साल में उठा देखो, ये लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इंडक्टिव करंट के लिए लेंज का नियम पूछा जाता है। और चौथा लॉन्ग क्वेश्चन 5 नंबर का है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के जो फैराडे लॉज हैं इसको प्रूव्ड करो लॉरेंट फोर्स के अकॉर्डिंग, लॉरेंट फोर्स के बेसिस पर इनके नियमों को प्रूव करो।
4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है पहले पार्ट से। दूसरा सेल्फ इंडक्शन है, उसमें बेटा सेल्फ इंडक्टिव करंट क्या है ये पूछा जाता है, और जो है एक कॉइल के लिए सेल्फ इंडक्टिव करंट निकालना पूछा जाता है। म्यूचुअल इंडक्शन जो थर्ड पार्ट है उसमें बेटा आईडी करंट पूछा जाता है 2 नंबर का, कि व्हाट इज आईडी करंट, व्हाट्स आर द यूजेज एंड हार्म्स ऑफ आईडी करंट। आईडी करंट आपने साल में अगर कभी देखा होगा तो आईडी करंट मिलता है। और एक क्वेश्चन ट्रांसफार्मर इंपॉर्टेंट है उसमें। तो भाई जब तो हम लोग इतना समझ गए बेटा। हम बता रहे थे बेटा कि मिस्टर माइकल फैराडे वाज द फाउंडर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो फैराडे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के फाउंडर या फादर हैं, जनक है। इन्होंने ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की सर्चिंग की थी, और ड्यू टू हिज एक्सपेरिमेंट, अपने एक्सपेरिमेंट के आधार पर ही एज ए कंक्लूजन ही डिफाइंड 2 लॉज। कंक्लूजन के रूप में कितने लॉ दिए बेटा? और जिसे हम जो है फैराडे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। क्या है पहला लॉ? क्या है देखो, फैराडे ने तमाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लिए एक्सपेरिमेंट्स किए, और एक्सपेरिमेंट के बेस पे 2 लॉज दिए। पहला लॉ, दूसरा लॉ, दोनों सुनो। फर्स्ट लॉ क्या है बताएं कामिल? फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन गिवन बाय मिस्टर माइकल फैराडे क्या है, ध्यान सुनिए। इन द इवेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इंडक्टिव EMF A is directly proportional to the rate of change of flux. Means rate means delta T, change of flux delta phi। ये फर्स्ट लॉ है, याद हो गया कि नहीं बेटा? ये E क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। कैसा? इंडक्टिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, माने जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में बना हो। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इंडक्टिव EMF is directly proportional to the rate of change of flux। बस इतना ही है पहला नियम। दूसरा नियम क्या है? इन द इवेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की घटना में, द डायरेक्शन ऑफ इंडक्टिव करंट इज इन सच अ वे दैट इट अपोजेस दैट रीजन बाय विच इट क्रिएट्स। जल्दी अंग्रेजी बोल दे, इतना समझ पाते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की घटना में इंडक्टिव करंट की डायरेक्शन ऐसी होती है कि वो उस कारण का अपोज करती है जिससे स्वयं बनती है। इंडक्टिव करंट किससे बनती है? फ्लक्स चेंजिंग से। और ये अपोज किसका करती है? फ्लक्स चेंजिंग की। इसकी डायरेक्शन और फ्लक्स चेंजिंग डायरेक्शन अपोजिट में होती है। जैसे फ्लक्स चेंज पूरब में हो रहा है तो इंडक्टिव करंट पश्चिम में। तो मतलब ये हुआ कि फ्लक्स चेंजिंग का अपोज कर रही है, अपोजिट डायरेक्शन में है, और उसी कारण बनी हुई है। तो एक बार फिर से बोलेंगे, ध्यान से सुनिएगा। इन द इवेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, द डायरेक्शन ऑफ इंडक्टिव करंट इज इन सच अ वे दैट शोज इट अपोजेस द रीजन बाय विच इट क्रिएट्स, इट जनरेट्स। नहीं समझ में बेटा? इंडक्टिव करंट की डायरेक्शन सदैव ऐसी होती है कि ये उस कारण का विरोध करती है जिससे स्वयं पैदा हुई है। समझ में बेटा? इन द इवेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की घटना में द डायरेक्शन ऑफ इंडक्टिव करंट इज इन सच अ वे दैट शोज इट अपोजेस द रीजन बाय विच इट जनरेट्स। तो इंडक्टिव करंट की डायरेक्शन सदैव ऐसी होती है कि ये उस कारण का विरोध दिखाती है जिसकी वजह से स्वयं बनी है। किससे बनी है? फ्लक्स चेंजिंग से। किसका अपोज करती है? फ्लक्स चेंजिंग का। ठीक है। और ये जो बात अभी हमने बताया, इस बात को चाचा लेंज बताए थे। तो इस दूसरे नियम को लेंज लॉ भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? लेंज लॉ। तो ये मल्टीपर्पज हो गया ना, एक साथ 2 जगह इस्तेमाल हो जाएगा ना। अगर आपसे पूछे लेंज लॉ क्या है तो भी आप वही बताओगे, और आपसे पूछे सेकंड लॉ क्या है फैराडे का तो भी वही बताओगे। जैसे आप याद करो कि लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ते हो, रिफ्रैक्शन के नियम पढ़ते हो, तो उसमें स्नेल का लॉ और वही रिफ्रैक्शन का दूसरा लॉ भी होता है। दोनों जगह बताया जा सकता है ना, वैसे यहाँ भी। तो देखो बेटा, आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 3 बता दिए।
3 बता दिए ना, ला भी बता दिए, लेंज ला भी बता दिए, और जो है एक क्वेश्चन वही बचा जो प्रूफ है, तो वो आज नहीं हो सकता क्योंकि उसके लिए बहुत टाइम चाहिए। तो अब हम लोग थोड़ा सा लिखाई पढ़ाई हो जाए। मैग्नेटिक फ्लक्स हेडिंग डाल दीजिए, लिखिए टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स फोर्स लाइन, टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फोर्स लाइन total number of magnetic force line passing normally through any imaginary surface situated in any magnetic field। लिखा बेटा, लिखा। इफ एन इमेजिनरी सरफेस ऑफ एरिया ए is situated in any magnetic field of intensity vector B, intensity vector B, then total magnetic flux passing through the surface magnetic flux passing through the surface नो लाइन से फाई इक्वल वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए एम्प्लाइज फाई इक्वल बी ए का थीटा घेर दीजिएगा, फाई इक्वल बी ए का थीटा घेर दीजिएगा। यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज वोल्ट सेकेंड आर वोल्ट सेकेंड आर वेबर in serious system यूनिट ऑफ फ्लक्स इज मैक्सवेल। अभी हम बताए थे कुछ देर पहले, लिखा बेटा, न्यू लाइन से ब्लैक पेन से लिखिएगा। टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी यूनिट एरिया ऑफ सरफेस, ये हम बताए थे अभी, पासिंग थ्रू यानी यूनिट एरिया ऑफ सरफेस
is called flux density. Flux density. लिखा बेटा? तुम्हारा क्या नाम बेटा? यूनिट ऑफ फ्लक्स डेंसिटी is Weber per meter square Weber per meter square or मैक्सिमल पर सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा बेटा? मैक्सिमल पर सेंटीमीटर स्क्वायर जो लिखे हो उसको ब्रैकेट में लिख देना सीमेन। मैक्सिमल पर सेंटीमीटर स्क्वायर ब्रैकेट में क्या लिख देना बेटा? सीमेन। हेडिंग डाल दीजिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। एक्सपेरिमेंट वगैरह नहीं है कोर्स में, समझाने के लिए बताए थे सब। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हेडिंग डाल दीजिए। हाँ लिखिए जरा। When current is produced in the coil due to change of flux between coil and the magnet, then current is called induced current. Induced current and required EMF is called induced EMF and phenomenon is called electromagnetic induction. देखो बेटा, जानू बेटा, हमने पहले बताया था ना कि पहले दोनों में बोला गया कि एक दूसरे के सापेक्ष गति, फिर रिलेटिव मोशन, फिर क्या बोला गया बेटा? चेंज इन फ्लक्स। समझाया था? हाँ लिखो जरा। Since mobile data is turned off, you'll have to turn on Wi-Fi and connect. क्या कहता है?
लिखा, बीचों बीच लाइन में लिखिए ORR, द phenomenon in which Since mobile data is turned off, the phenomenon in which electric current is produced by magnetic field, electric current is produced by magnetic field, is known as electromagnetic induction. Magnetic field is known as electromagnetic induction. लिखा बेटा? हेडिंग डाल दीजिए फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। Faraday's laws of electromagnetic induction. Faraday had given electromagnetic induction. Faraday had given two laws related to electromagnetic induction. Related to electromagnetic induction on the basis of his experiments. On the basis of his experiments. जो लाइन हेडिंग कर दो बेटा फर्स्ट ला, फिर से बोल दो क्या बेटा जानवी? अच्छा बोल दिया करो ना पागल। फैराडे हैड गिवन टू लॉज रिलेटेड टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट्स। हो गया, फिर से बोलिए। फर्स्ट ला हेडिंग डाल दीजिए, फर्स्ट ला। बोले बेटा। In the event of electromagnetic induction, in the event of electromagnetic induction, induced EMF developed in the circuit is directly proportional to the rate of change of flux. This law is also called Newman's law. क्या कहलाता है बेटा? हाँ यहाँ देखो स्पेलिंग में भूल रहे हैं। NEUMANS न्यूमैन्स लॉ। MANN है।
इट इज ऑल्सो कॉल्ड न्यूमैन्स लॉ। सेकेंड लॉ है, निकालो सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ है, निकालो बेटा। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन एनी सर्किट, अभी बेटा बताए थे वही, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन एनी सर्किट इज सच दैट it opposes the cause of its own production। अभी समझाए थे बेटा, cause of its own production। This law is also known as, क्या कहलाता है? दिस लॉ इज ऑल्सो नोन एज लेंस लॉ। अच्छा बेटा, ये जो इंडक्टिव करंट है इसकी डायरेक्शन बताने के दो नियम है। जैसे लाइन एंड फोर्स बताने के कितने नियम थे? कौन कौन? एक तो था फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, और एक जो है हाँ राइट हैंड पाम रूल, याद है? वैसे यहां भी देयर आर टू लॉज फॉर शोइंग द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। इंड्यूस करंट बताने के कितने नियम है बेटा? पहला नियम फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, वहां क्या था? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल था। यहां क्या है बेटा? क्या है? If be placed thumb, index finger and middle finger perpendicular to each other, okay, and if thumb represent the motion of magnet and index finger represent magnetic field, then the direction of induced current is given by middle finger। याद करिए, जो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल था, फोर्स लॉरेंट फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और यहाँ करंट था। इसको बाद में बोला जाता था क्योंकि फोर्स का रूल था, इसमें करंट को बाद में बोला जाता है। नियम एकदम वैसे ही है। इफ बी स्ट्रेच आवर thumb finger, index finger and middle finger of right hand perpendicular to each other, and motion of magnet is represented by thumb, ये इससे द्वारा थंब ही कहते हैं ना इसको, and index finger represent magnetic field, then the direction of induced current is given by middle finger। पहला नियम हो गया बेटा। दूसरा नियम क्या है डायरेक्शन बताने का? आप जानते हो, लेंस लॉ। लेंस लॉ आल्सो गिव द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। तो क्या होता है, अभी लिखे आप, इन द इवेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज इन सच अ फॉर्म दैट इट शोज इट अपोजेस द रीजन फॉर इट्स ओन प्रोडक्शन। यही ना? तो देयर आर टू लॉज, जो दो नियम है इंड्यूस करंट बताने के लिए। तो हेडिंग डाल लीजिए, क्या लिखे बेटा? इट इज कॉल्ड आल्सो नोन एज लेंस लॉ, LENZ, लेंज। लिखा बेटा? हेडिंग डाल दो, लॉज फॉर गिविंग डायरेक्शन ऑफ laws for giving direction of induced current
The direction of induced current is given by two laws. नंबर 1 हेडिंग डाल दीजिए, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल. राइट हैंड रूल. इफ बी ओपन, डैश करके लिखो, इफ बी ओपन द थंब कमा फोर फिंगर माने इंडेक्स फिंगर ना, फोर फिंगर या फोआरी, फोर फिंगर एंड मिडिल फिंगर ऑफ राइट हैंड, थंब फोर फिंगर मिडिल फिंगर ऑफ राइट हैंड, such that they are perpendicular to each other, such that they are perpendicular to each other, and if thumb is pointed, direction of motion of conductor, thumb is pointed, direction of motion of magnet लिख दो, thumb is pointed, direction of motion of magnet, and forefinger is pointed, and forefinger is pointed towards magnetic field, then middle finger indicates the direction of induced current. Direction of induced current. It is called Fleming's right hand rule. Number 2, Lenz law. लेंस लॉ देखो बेटा, समझा दे रहे हैं, लिख भी लोगे, इजिली है. इंड्यूस्ड करंट एंड इंड्यूस्ड चार्ज क्या है, ध्यान से सुनिएगा. अगर हम सपोज कर ले, इफ देयर आर n टर्न्स इन एनी कॉइल, किसी कॉइल में कितने टर्न है, एंड इफ देयर इज चेंज इन फ्लक्स डेल्टा फाई इन डेल्टा टी टाइम, कितने टाइम में फ्लक्स में चेंजिंग, कितने समय में, देन we know that due to electromagnetic induction produced EMF is directly proportional to the rate of change of flux. देखो एक फ्लक्स, एक टर्न का फ्लक्स डेल्टा फाई है, तो n टर्न का फ्लक्स कितना होगा, और टाइम के हिसाब से प्रपोर्शनल सिंबल हटाते हैं तो यहाँ इक्वल कास्ट टाइम पे -1 यूज होता है. कितना, E dB माइनस n डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी. एनी डाउट, समझ में आया? ये फैराडे का फर्स्ट लॉ है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फर्स्ट लॉ है, E इक्वल -n डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी. यहाँ n क्या है बेटा, टोटल नंबर ऑफ टर्न ऑफ कॉइल्स. इतना क्लियर. अब बच्चों, इफ द रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल इज R, कॉइल का रेजिस्टेंस कितना हो, देन वी नो दैट इंड्यूस्ड करंट I.
आई कौन सा आई इक्वल बी बाई आर, यहाँ वोल्टेज या ईएमएफ क्या है ई, तो यहाँ पर आई बराबर क्या लिखोगे इधर क्लियर, तो ई की वैल्यू रख दोगे तो आ जाएगा एन पाई आर माइनस डेल फाई बाई डेल टी, इज आंसर। ये इंड्यूस करंट की वैल्यू आ जाएगी, कोई दिक्कत नो सर। हमें चार्ज पूछ रहा है, तो देखो बेटा आई अगेन आई इक्वल रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज, आई को क्यू अपन टी होता है यस सर। तो क्यू कल आई की वैल्यू प्लॉट कर दो बेटा, तो माइनस एल बाई आर इंटू डेल्टा फाइव, डेल्टा की कट जाएगा, तो ये क्या आ गया बेटा इंड्यूस चार्ज, दोनों आ गए, इजी तो है, तो राइट करिए, हेडिंग डाल दीजिए इंड्यूस करंट एंड इंड्यूस चार्ज। हम बोल रहे हैं देखो, लेट देयर आर n टर्न इन एनी कॉइल, there are n turn in any coil and if delta phi is the rate of change of flux, rate of change of magnetic flux per turn, rate of change of magnetic flux per turn लिखा, then from first law of electromagnetic induction, from first law of Faraday's electromagnetic induction, Faraday's electromagnetic induction, ठीक है, E proportional and delta phi by delta t implies, यह वाला लिखा भैया इक्वल माइनस एंड डेल्टा फाइव बाई डेल्टा टी लिखा, इफ R is the resistance of coil, R is the R resistance है coil का, R is the resistance of coil, then the resistance of coil, then induced current I equal E by R, ये बोर्ड पर लिखा है बेटा, induced current I equal E by R equal कितना लिख लिया माइनस एन बाई आर डेल्टा फाइव बाई डेल्टा टी घेर दो, देखो न्यू लाइन से इंड्यूस करंट Q इक्वल, इंड्यूस करंट Q इक्वल लिखा, Q इक्वल I इंटू डेल्टा टी, सो Q इक्वल